वेलकम बैक। हम लोग एक बार फिर से वापस आ गए हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं, मेंटोरियम आईएएस एक सीरीज चला रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि 2025 यूपीएससी पीटी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए क्विक रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन कैसे हो जाए? साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाए, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ पूरे सिलेबस को कैसे टच किया जा सकता है वो एक प्रयास किया जा रहा है। और इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। आने वाले समय में जो आपके एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 2024 का पेपर डिस्कस किया था। आज हम लेके आए हैं 2024 यूपीसीएससी पीवाईक्यू डिस्कशन। सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, मतलब कि इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चंस 2024 के पीटी में पूछे गए थे ये उनका कलेक्शन है और हम उनके क्वेश्चंस को उनके पढ़ेंगे, उनके ऑप्शंस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आंसर सही होगा, क्या गलत होगा, और जो सही होगा जो गलत होगा उसका कारण क्या है सही या गलत होने का। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, वो ये पूछ रहा है कि एज पर आर्टिकल 368 भारत में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को बताता है और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, कैसे करके वो अमेंड कर सकती है? तो बाय द एडिशन, बाय द वेरिएशन, बाय द रिपील। 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं। एक का अर्थ है युग्मित करना, कोई नई चीज संविधान में जोड़ देना। दूसरा कह रहा है कि जो लिखा गया है संविधान में उसमें कोई बदलाव कर देना, वेरिएशन कर देना। और तीसरा कह रहा है कि रिपील कर देना, मतलब उसको हटा देना, निरसित कर देना। कानून की भाषा में रिपील को हिंदी में निरसन कहते हैं, तो उसको निरसित कर देना। ये 3 माध्यम से क्या संशोधन किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, इन तीनों माध्यम से संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उस प्रक्रिया का उचित पालन करते हुए संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ भी जोड़ा जा सकता है, जो पहले से है उसको बदला जा सकता है और जो पहले से उसको हटाया जा सकता है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। देन आंसर विल बी 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 इनको किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें पार्लियामेंट को ये राइट है तो संविधान में कोई चीज जोड़ सकती है, कोई चीज घटा सकती है, कोई चीज परिवर्तित कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही बातें सही हैं। मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर रहा हूं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 73 74 है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ? 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को और 74th अमेंडमेंट के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया। तो ये कैसे अमेंडमेंट हुए? इनमें कुछ जोड़ा गया, युग्मित किया गया संविधान के साथ, है ना। एडिशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इंक्लूजन ऑफ न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ये बताता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी हिस्सा जोड़ा भी जा सकता है। इसके अलावा एडिशन ऑफ न्यू शेड्यूल्स लाइक द 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th के बाद जितने शेड्यूल हैं सब संविधान संशोधन करके जोड़े गए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी चीज को जोड़ा भी जा सकता है। और रिपील करने के भी कुछ एग्जांपल है। पार्लियामेंट कैन रिपील, रिपील का मतलब मैंने कहा निरसित कर देना कानून की भाषा में, लेकिन सामान्य भाषा में उसको क्या कह सकते हैं? डिलीट कर देना। तो कोई भी प्रोविजन को वो डिलीट भी कर देता है। जैसे पहले जो प्रिंसिपली स्टेट्स को कुछ तरह के विशेषाधिकार दिए गए थे उनको भी समाप्त कर दिया गया, है ना। जैसे लैंड रिफॉर्म अंडर द आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। तो रिपील का भी आपने एग्जाम्पल देखा और जोड़ने का भी एग्जाम्पल देखा और आपने परिवर्तन का भी एग्जाम्पल देखा। थोड़ी बात और कर लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर। आर्टिकल 368 के तहत जो प्रोसेस दिया गया है संविधान संशोधन का, उसके अंतर्गत 3 तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन बाय द सिंपल मेजोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जाता है, लेकिन इसमें सारे चीजों का संशोधन नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें आप सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं।
कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 संख्या से 2/3 संख्या का अनुमोदन ऐसे में आवश्यक है। तीसरे तरह का जो संविधान संशोधन है उसको आप कह सकते हैं, तो तीसरे तरह का जो संविधान संशोधन है उसको आप कहते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन के द्वारा विशेष बहुमत, अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत। जो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक हैं या ऐसे संविधान संशोधन हैं जिनसे भारत के संघीय ढांचे में कोई बदलाव किया जा रहा है, उन ऐसे संशोधनों में राज्यों को भी शामिल किया जाता है और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है, तभी वो संविधान संशोधन प्रक्रिया को पूरा हुआ माना जाएगा। तो ये 3 मेथड हैं और ये 3 मेथड हैं और तीन जो है तरीके हैं कि उनमें एडिशन किया जा सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है और रिपील किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय द सिंपल मेजोरिटी, बाय द स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। तो ये 3 प्रक्रियाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। आपको मैं बता दूं कि पार्लियामेंट का सेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। कोई भी साल में आप उठा के देखेंगे, कई बार बहुत पुराने पेपर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 के आसपास भी क्वेश्चन आए हैं। एक आध बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। जब बहुत कम क्वेश्चन आए तो भी पार्लियामेंट से 3-4 आए हैं, और जब बहुत ज्यादा आए हैं तो भी पार्लियामेंट से 3-4 आए हैं। तो अभी आप इसी पेपर में देखिएगा कि पार्लियामेंट से कई क्वेश्चन आएंगे। अब पार्लियामेंट में है क्या? पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, उसमें जो बिल और जो मोशंस और जो बिल्स वगैरह रखे जाते हैं उन पर कैसे चर्चा की जाती है, कौन कौन सी कमिटीज होती हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम ओवरऑल पार्लियामेंट को तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा एरिया ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पार्लियामेंट से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आप बहुत ध्यान से इस पर काम करिएगा। पार्लियामेंट पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा पेपर देने से पहले। चलिए हम इस प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारे पेपर में प्रश्न नंबर 2 है। ये कह रहा है, ये मनी बिल पे है। तो मनी बिल तो स्पेशल बिल होता है। जैसे अगर हम बिलों की बात करें तो पार्लियामेंट में 3 तरह के बिल लाए, 4 तरह के बिल लाए जाते हैं। 4 कैटेगरी बनाई गई है बिलों की, जिनमें से एक को साधारण विधेयक कहा जाता है। साधारण विधेयक मतलब साधारण है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आती, जो चीज अपने आप से साधारण कैटेगरी में चली जाती है। तो सिंपल बिल है, मनी बिल है, फिनांस बिल है और संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। तो ये 3 तरह के बिल होते हैं, जिनमें से हमारा क्वेश्चन किस पे है? मनी बिल पे है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 109 जो है वो विशेष प्रावधान करता है कि मनी बिलों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, मनी बिल्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है। ये मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अगर बिल जनरल बिल है तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट इन द केस ऑफ मनी बिल इट कैन बी टेबल्ड ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा के पास इस संदर्भ में कोई अधिकार है नहीं, तो राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता है। विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अच्छा सही है, सॉरी ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट सही है, हाँ नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये बात सही है, लेकिन राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव नहीं कर सकती। वो केवल उसको अप्रूवल का पूरा राइट किसके पास है? उसका, तो अप्रूवल का पूरा राइट उसका लोकसभा के पास है। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा, लोकसभा इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट सजेशंस गिवन बाय द राज्यसभा, चाहे तो वो एक्सेप्ट करे और चाहे तो उसको रिजेक्ट करे। इसलिए आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं बस। बात समझ में आ रही है? धन विधेयकों के संदर्भ में केस थोड़ा अलग है। आपका करेक्ट आंसर है 1 and 2।
अब एक एक स्टेटमेंट करके आप देख लीजिए इसमें कि क्या आपको बताया जा रहा है, तो आपको और बेहतर बात समझ में आ जाएगी। देखिए कह रहा है कि आर्टिकल 109 मेंशन्स स्पेशल प्रोसीजर, ये बिल्कुल सही है, हमने कहा कि स्टेटमेंट सही है। इसमें कहा गया है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बात भी सही है। जो प्रोविजन आर्टिकल 109 में दिए गए हैं वो ये हैं कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, द राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस ऑन द मनी बिल एंड मस्ट रिटर्न बिल टू द लोकसभा विद इन 40 वर्किंग डेज। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को इसे वापस कर देना होगा, है ना। और स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, और वो आर्टिकल 109 में ये सारे प्रोविजंस दिए गए, इनको पढ़ लीजिएगा जरूर से जरूर, अगर आप नहीं ध्यान में, आपके पास ध्यान में नहीं है तो। वैसे हमको लगता है कि आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि कहीं भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये जरूर आपको पढ़ाया गया होगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही, मैंने कहा ये सही बात है, तो उसको नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 110(1) और अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं इस मुद्दे पर। अब आते हैं स्टेटमेंट 3, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। पार्शियली करेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। जबकि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, और यह भी ध्यान रखें कि वो इसे स्वीकृति भी नहीं देती है, स्वीकृत भी नहीं कर सकती है ना। राज्यसभा केवल सिफारिशों के लिए है, एज फॉर एज मनी बिल इज कंसर्न, तो राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है, और ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा इन्हें स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये बात आप समझ जाएं कि इसको अनुमोदित करने की शक्ति नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट जो था वो ये था कि जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा देगी उसको लोकसभा बाध्य स्वीकार करने के लिए, वो भी मैंने बताया कि ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा हम ये जान लेना चाहिए कि किस तरह का विधेयक धन विधेयक होता है। यहाँ हमने आपको प्रश्न के संदर्भ में हमें ये भी जान लेना चाहिए कि किस मनी बिल की विशेषताएं क्या हैं, किस तरह के बिल को हम मनी बिल कहते हैं। पीछे प्रश्न के चर्चा के दौरान मनी बिल पर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये जानना जरूरी है कि हम किस तरह के विधेयक को, किस तरह के बिल को हम मनी बिल कह सकते हैं। तो पहला है कि मनी बिल कहे जाने की पहली शर्त यह है कि जो आर्टिकल 110 है उसमें जो प्रोविजन किए गए हैं, अनुच्छेद 110 के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, इन विषयों से संबंधित कोई भी विधेयक होगा तो उसको हम धन विधेयक कहेंगे। और क्या क्या उसमें शामिल किया जा सकता है, क्या क्या आर्टिकल 110 में दिया गया है, तो पहला कह रहा है कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ द टैक्सेस, मतलब कि किसी कर को लगाना, जिसको जिसको कानूनी भाषा में कहते हैं कर का अधिरोपण करना, उन्मूलन करना, रेमिट करना, अल्टरेशन करना, कम या ज्यादा करना, और द रेगुलेशन ऑफ टैक्स, या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या विनियमन करने से संबंधित विधेयक होगा तो उसको हम धन विधेयक कहेंगे। दूसरी शर्त क्या है धन विधेयक होने की? रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार अगर कोई भी पैसे उधार लेती है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से ले रही हो, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रही हो, दोनों ही स्थितियों में उसे एक बिल पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। उस बिल का जो टाइटल होगा वो मनी बिल होगा, उस बिल का जो टाइप होगा वो मनी बिल होगा। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि की अभिरक्षा करता है। मतलब कहने का यह है कि अगर भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाना है तो केवल और केवल मनी बिल के माध्यम से ही निकाला जाएगा, और मनी बिल के माध्यम से निकाले जाने के दौरान पूरी प्रक्रिया मनी बिल वाली फॉलो की जाएगी। भारत के संचित निधि में कोई पैसा डालना हो या भारत की संचित निधि से कोई पैसा निकालना हो, दोनों ही स्थितियों में धन विधेयक की आवश्यकता आपको पड़ेगी, पार्लियामेंट को पड़ेगी। दूसरी बात जो इसके बारे में जाननी चाहिए आपको धन विधेयक के संदर्भ में, वो ये है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, है ना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करेगा, क्योंकि लोकसभा में ही वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और लोकसभा में इंट्रोडक्शन होगा जब उस बिल का, तो वो देख लिया जाएगा कि वो बिल, ये जो ऊपर क्लॉज बताए गए हैं, इनमें से संबंधित है या नहीं, और अगर इनमें से किसी से भी संबंधित है तो उस बिल के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष लिख देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है। इसलिए इसमें आगे की पूरी प्रक्रिया धन विधेयक के नियमों का पालन करते हुए या आर्टिकल 109 में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करते हुए संचालित की जाए। बाकी पीछे क्वेश्चन में सब डिस्कस हो चुका है कि इसमें राज्यसभा इस तरह के विधेयकों की चर्चा में या इस तरह के विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा के पास क्या शक्तियां हैं।
तो आप जानते हैं कि ऐसे विधेयकों में राज्यपाल के पास राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति है नहीं। ये क्वेश्चन है मैथ्स के लिए, मैचिंग के लिए। ये 3 सेनाएं हैं, 3 तरह की सेनाएं हैं भारत में या दुनिया के किसी भी नेशन में। उनमें से एक है जिन्हें हम थल सेना कहते हैं, वायुसेना और जल सेना। इन तीनों के जो शीर्ष पदस्थ अधिकारी हैं, उनके बीच में एक कंपैरेटिव टेबल दी गई है कि सब एक दूसरे के समकक्ष हैं कि नहीं है। तो ब्रिगेडियर के समकक्ष एयर कमोडोर है और कमांडर है मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल, मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडेंट, लेफ्टिनेंट कोलोनल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन। तो इसमें कौन सही से मैच्ड है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें केवल तीसरा जो टेबल है ये सही से मैच है। जो आर्मी में मेजर होता है उसी रैंक के ऑफिसर को एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर कहते हैं और उसी रैंक के अधिकारी को जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडेंट कहते हैं। आगे हमने इसमें जो टेबल है वो आपको समझाई है कि कैसे पदाधिकारी होते हैं और उनका कैसे रैंक होता है। तो ये आपको बताया गया है कि ब्रिगेडियर आर्मी में जो होता है वो एयरफोर्स में एयर कमोडोर के इक्विवेलेंट होता है और नेवी में वो कमोडोर के इक्विवेलेंट होता है। जो मेजर जनरल होता है आर्मी का वो एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है और यहाँ एयर एडमिरल के बराबर होता है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर उनके रैंक्स को एक कंपेरेटिवली समझाया गया है कि कौन सी रैंक पे कौन होगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बड़े फैक्चुअल नेचर की हैं वहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हम जल्दी से जल्दी निकल लें वहाँ से, और आप स्लाइड पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए, उसको रोक कर, वीडियो को रोक कर देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न जो है वो पूर्वोत्तर परिषद पर आधारित है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक टॉपिक आप पढ़े होंगे ये। तो द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 2002 द काउंसिल कंप्राइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इनमें से किनको किनको वो शामिल करता है। गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बिल्कुल शामिल करता है, चीफ मिनिस्टर्स बिल्कुल होंगे, 3 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं होते हैं, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 इसमें ये शामिल नहीं होंगे, 1, 2, 3 ही शामिल हैं। तो 1, 2, 3 आंसर होगा। इसके डिटेल में चलते हैं, इसके आंसर के डिटेल में हम थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये पूर्वोत्तर राज्य परिषद। पूर्वोत्तर राज्य परिषद के बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लें, क्योंकि ये जरूरी है। जब से ये मणिपुर हिंसा और ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो पूर्वोत्तर के पॉलिटिकल सेटअप के बारे में जानना आपको आवश्यक है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 एंड बिकेम ऑपरेशनल इन 1972। मतलब कि जो स्टेटमेंट 1 था वो बिल्कुल सही है। 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काउंसिल बनाई गई और ये 1972 से फंक्शनिंग है। भारत में ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया और सिक्किम को परिषद के 8वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो 2002 में इसमें संशोधन तो हुआ, लेकिन वो संशोधन किस लिए हुआ कि सिक्किम को भी पूर्वोत्तर राज्य परिषद में शामिल किया जाए। तो सिक्किम को शामिल करके पूर्वोत्तर राज्य परिषद में कुल 8 सदस्य हो गए हैं। ये जो संरचना है एनईसी की, इसमें संवैधानिक राज्यों के राज्यपाल, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इनके राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होंगे और इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा 3 और सदस्य इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि योजना, विकास या इस तरह के अन्य गतिविधियों के मामले में बेहद जानकार लोग होते हैं, विशेष ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री एनईसी के मेंबर नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री होता है, जो इसका सदस्य भी होता है और इसके बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं भाई क्या पूछ रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं आपसे कि भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक
हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने कुल कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया था। पहले तो आप जान लें कि डिलिमिटेशन कमीशन है क्या। डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये अच्छा, इसका आंसर है कि अभी तक कुल 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं। ये चारों जो डिलिमिटेशन कमीशन हैं ये अलग अलग समय में बनाए गए हैं। सबसे पहला 1951 में बनाया गया था, उसके बाद फिर 1963 में बनाया गया था, फिर 1973 में बनाया गया था, फिर 2002 में बनाया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है और उसका काम क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों होती है। तो आर्टिकल 82 में लोकसभा के सीटों के लोकसभा या राज्यसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात कही गई है। इस बात को आप ऐसे समझो कि भाई देखो, सबसे पहली बार सीटों की कोई संख्या निर्धारित की गई है ना। लोकसभा की कुछ सीटें रहेंगी, राज्यसभा की कुछ सीटें रहेंगी, और जो स्टेट विधानसभाएं हैं इनकी कुछ सीटें रहेंगी। इनकी सीटों में हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का मतलब है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो राज्यसभा के लिए हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के लिए हो। अब मान लीजिए कि 10 लाख की, मान कर लीजिए यही सही है, 10 लाख की आबादी पर एक सांसद चुना जाएगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा। ये डिसाइड किया आपने संविधान लिखते समय 1950 में। और ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या जिस क्षेत्र को 10 लाख की आबादी मानकर आपने जिस क्षेत्र को रेखांकित किया अब उसकी आबादी हमेशा 10 लाख ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं। हर 10 साल पर आप जनगणना करेंगे, जनसंख्या बढ़ी हुई पाएंगे। जनसंख्या बढ़ाने में इंडियंस का कोई जवाब नहीं है। इंडिया की जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता का सही अनुमान यहाँ की एजेंसीज नहीं लगा पा रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम 2051 में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन बनेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब हमसे गलती हो गई, हम 2045 तक ही हो जाएंगे जो स्पीड हम लोगों की है। फिर उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो और गलती हो गई, हम असेसमेंट सही से नहीं कर पाए लोगों की क्षमता का, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम 2045 तक नहीं बल्कि 2035 तक ही नंबर 1 हो जाएंगे। और फिर बीच में आ गया कोरोना, उसने लोगों को काम दे दिया और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। जनसंख्या इस कदर बढ़ गई कि 2021 की जनगणना में ही आप दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटों का पुनर्निर्धारण फिर से किया जाना चाहिए, और इसी पुनर्निर्धारण के लिए, इसी तरह के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था बनाने के लिए आर्टिकल 82 में यह कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा और वो सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण करेगा और सीटों को घटाएगा बढ़ाएगा। लेकिन फिर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा रोक दिया गया इसको। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के द्वारा यह कहा गया कि इसे अभी नहीं बढ़ाया जा सकता है 2002 तक। लेकिन 2001 में पुनः एक कमीशन गठित, पुनः एक संशोधन कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा ये कहा गया कि नहीं भाई अब ये 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। चलो भाई 2026 भी आ गया है, अब क्या करोगे, तो अब बढ़ाना पड़ेगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन बहुत चर्चा में है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2023 तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं। तो आंसर है 4, जिसमें से पहला परिसीमन आयोग 1952 में बनाया गया था, दूसरा 1963 में बनाया गया था, तीसरा 1973 में बनाया गया था, चौथा 2002 में बनाया गया था, और वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक केवल 4 बनाए गए हैं। काम क्या करता है डिलिमिटेशन कमीशन? मैंने कहा कि सीटों का पुनर्सीमांकन करता है आबादी के आधार पर, है ना। तो इसको आप थोड़ा देखिएगा, हमने सभी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में इसमें बता रखा है। आप स्लाइड रोक रोक के देख के उसको नोट करिएगा या पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की पावर्स क्या होती हैं, काम क्या करता है, कैसे उसके डिसीजंस बनाए जाते हैं, उन डिसीजंस को क्या अधिकार होता है, सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमसे पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। हालांकि ये नहीं पूछ रहा कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, 71 अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो संविधान का 71वां संशोधन, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। आप जानते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से मूल रूप से 8 ही अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में राजकीय मान्यता प्राप्त भाषाओं का लिस्टिंग की गई, भाषाओं की लिस्टिंग की गई है। इनमें अलग अलग समय पर अलग अलग भाषाओं को संवैधानिक दर्जा
दिया जाता रहा है। इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है और मैथिली है। तो पूछ रहे हैं कि 71st अमेंडमेंट के द्वारा इनमें से किसको किसको शामिल किया गया। तो इसमें से केवल कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 1992 में 71st अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया, जबकि चौथी भाषा जो मैथिली है, इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये आपके लिए नोटेबल पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इनफैक्ट, है ना, कि निम्नलिखित पेयर्स पर विचार करें। क्या विचार करें भाई, चलिए विचार करते हैं। पार्टीज दी गई हैं, उनके नेता दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल सही बात है। 1951 में वैसे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है हिंदू महासभा के नेता थे और भारत सरकार द्वारा गठित की गई पहली सरकार में मंत्री थे, लेकिन हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इन्हें सरकार के साथ थोड़ा सामंजस्य नहीं बना, जिसके कारण से इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर और सरकार से अपना त्यागपत्र देकर एक नया राजनीतिक दल गठित किया, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ में इनके अलावा बलराज मधोक और कुछ और लोग भी पार्टिसिपेंट थे, जिनके साथ मिलकर यह संगठन बनाया गया। और भारतीय जनसंघ 1951 से लेकर 1977 तक कार्य करता रहा। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। तो वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वही भारतीय जनसंघ था शुरुआत में। इसके नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, ये पेयर गलत है। कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये पेयर सही है, ये पेयर सही है। और जब 1975 में इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस टाइम पे इन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो ये सही है। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इससे संबंधित नहीं है, बल्कि आचार्य नरेंद्र देव संबंधित हैं समाजवादी पार्टी से। तो आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी, इस तरह के कुछ लीडर्स रहे जिनका झुकाव समाजवाद की ओर रहा और उनका संबंध समाजवादी नेतृत्व से रहा। तो ये बात आप समझिएगा कि केवल 2 पेयर इसमें सही हैं। आगे इसमें डिटेल भी दिया गया है कि 1951 में इन्होंने बीजेएस बनाया। बीजेएस बोले तो भारतीय जनसंघ, और वो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी 1977 में उसको खत्म कर दिया गया और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना ली गई। और आगे कहा जाए सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, इनकरेक्ट है। द सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नॉट बाय द सी राजगोपालाचारी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर कांग्रेस डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी हमने बताया जगजीवन राम ने बनाया था। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वॉज फॉर्म्ड इन 1977 बाय जगजीवन राम and others after a split from the Congress party during the emergency period. जगजीवन राम was a key leader of the party. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, इनकरेक्ट। स्वतंत्र पार्टी वॉज फाउंडेड बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आचार्य नरेंद्र देव वॉज लीडर ऑफ इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट एंड वॉज एसोसिएटेड विद द सोशलिस्ट पार्टी, नॉट द स्वतंत्र पार्टी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन आर्टिकल 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने पीछे ये भी आपको बताया था कि आर्टिकल शेड्यूल 9 बनाया गया तो पार्ट 9A में दिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट ऑफ 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन रिलेटेड, ये भी सही है। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है। तो इस प्रश्न के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और इन पर और डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए हमें आगे चलना होगा। हम आगे चलते हैं, इन पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, कह रहा है जो भी पावर्स हैं वो आर्टिकल 9 पार्ट 9A में दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको हाँ, ये जानने वाली बात है कि पार्ट शेड्यूल 9A जोड़ा गया या पार्ट 9A जोड़ा गया कब, बाय द 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये म्यूनिसिपैलिटीज के लिए प्रोविजन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। इमरजेंसी प्रोविजन आर एक्चुअली फाउंड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इमरजेंसी प्रोविजंस 3 तरह के इसमें बताए गए हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में इमरजेंसी लगाने को हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये इमरजेंसी पूरे राष्ट्र पर लगाई जा सकती है या राष्ट्र के कुछ हिस्सों पर लगाई जा सकती है। 2 स्थितियों में, अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, इन 2 स्थितियों में। आर्टिकल 356 राज्यापात है, राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर राज्यों की संवैधानिक मशीनरी संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हो तो।
और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है, वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है, जिसमें भारत सरकार अगर किसी कारण से अपने विदेशी कर्जों की अदायगी नहीं कर पाती है, अपनी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थ है, वैसी स्थिति में भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करे और वित्तीय आपात घोषित होने पर किसी के भी सैलरी या पक्ष में कोई भी कटौती की जा सकेगी। हालांकि कुछ पद ऐसे हैं जिनमें यह नहीं किया जा सकेगा, जैसे भारत के राष्ट्रपति का पद। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। ये पढ़ लीजिएगा, जो स्लाइड्स में बातें कही गई हैं बहुत ही यूजफुल है, आप जरूर से जरूर उनको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। आपको क्या लगता है, ये बात सही है? मैं आपको बताऊं कि ये बात गलत है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। और आप केंद्र सरकार ये पूरा प्रयास करती है, राज्य का विषय नहीं है ये केंद्र का विषय है और ये संघ सूची में आता है। अनुच्छेद 301 में ये प्रोविजन किया गया है कि पूरे भारत में लोग कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता इंजॉय करें, और 302 संसद को ये अधिकार देता है कि अंतर्राज्यीय विषयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखती है भारत की संसद। दूसरा स्टेटमेंट जो है इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं किया गया है स्टेट माइग्रेशन के लिए, लेकिन आर्टिकल 19(1)(d) जो है वो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 19(1)(d) जो है वो हमको पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण का अधिकार दे रहा है। तो अगर हम ये देखें कि कुछ मामलों में क्या हमारे स्वतंत्र विचरण पर रोक लगाया जा सकता है, तो ये रोक स्टेट नहीं लगाता है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, सेंट्रल का लेजिस्लेचर ही लगाता है। तो ये कहना भी ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। कोरोना के दौरान आपने देखा या किसी भी ऐसी स्थिति में ये प्रोविजन किया गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो इस तरह के नियम बना सकती है। जो संगरोध है, जो संघ सूची है, उसका जो एंट्री नंबर 29 है, उसमें ये कहा गया है कि अंतर्राज्यीय संगरोध पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और अगर कोई राज्य किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होता है जिससे कि उसके नागरिक अगर दूसरे राज्य में गए तो बीमारी फैल सके, ऐसी स्थिति में उस राज्य के नागरिकों को उसी राज्य में रहने के लिए कानून बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि क्वारंटाइन का जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट है। बाकी कह रहा है कारपोरेशन टैक्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ये बात गलत है, ये यूनियन लिस्ट का मामला है और संघ सूची के एंट्री नंबर 82 में है।